ये स्टोरी कोरिया के एक सच्ची घटना पे आधारित है कि कैसे एक जमींदार वहाँ की लड़कियों को अपने प्यार की जाल में फंसाकर या जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस स्टोरी की शुरुआत में जुंग नाम के एक जमींदार को देखते हैं जिसके सामने एक लड़की बिना कपड़े की बैठी होती है और जुंग उसे देख देख कर उसका चित्र बना रहा होता है और बाहर में कोई बहुत ही बड़ा उत्सव चल रहा होता है और घर के अंदर जुंग उस लड़की को अपने गोद में बैठाकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर जुंग को कहता है, मालिक अब आपका बाहर आने का समय हो गया। ये सुनते ही वो लड़की जुंग के गोद में से उतरकर चली जाती है, जिसके बाद जुंग बाहर आता है और अपनी सौतेली बहन सीमो के सामने से गुजरता है, जो कि वहाँ का कोई रूल होता है। थोड़ी देर के बाद जुंग अपने सिस्टर सीमो को इस शुभ अवसर पर एक फूल देता है, लेकिन सीमो उस फूल को दूर फेंक कर रख देती है और जुंग को कहती है, अगर तुम सच में मुझसे कुछ चाहते हो तो तुम्हें एक लड़की को प्रेग्नेंट करना होगा। इसके बदले तुम जितने भी मुझसे जमीन जायदाद रुपये पैसे मांगोगे मैं तुम्हें सब दूंगी। पर याद रखना वो लड़की एक विधवा है जिसे तुम भी काफी अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही जुंग बोलता है, अगर मैं ये नहीं कर सका तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इधर वही लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारस होता है और ये बचपन में ही विधवा हो गई थी, लेकिन अभी हकीम बनकर लोगों का इलाज करती है और पूरे प्रदेश में एक यही पवित्र लड़की होती है जो किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई होती है। इधर जुंग अपने सबसे वफादार सर्वेंट को सारस पर नजर रखने को कहता है। तभी वो जुंग को आकर बताता है कि आपकी बहन सीमो अभी उसी लड़की के गांव सारस से मिलने गई है। इधर सीमो सारस और उसकी आंटी से बात कर ही रही होती है कि तब तक वहाँ पे जुंग भी आ जाता है, लेकिन सारस जुंग को एक नजर देखती भी नहीं। तभी जुंग सबको बताता है कि मैं पास के गांव का जमींदार हूँ, जिस पर सारस की आंटी बोलती है, मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने अपनी बीवी के देहांत के बाद दूसरी शादी क्यों नहीं की? जिस पर जुंग कहता है, अभी ये सब छोड़िए और ये देखिए मैं आप लोगों के लिए तोहफे लेके आया हूँ। तभी सभी बातें करते करते पानी में नाव से घूमने का प्लान बनाता है, जहाँ पे जुंग बार बार बस सारस को ही देख रहा होता है, लेकिन सारस एक बार भी नजर उठाकर जुंग को नहीं देखती है। अब जुंग सबको नाव पे से उतार रहा होता है और जब सारस को भी अपना हाथ देता है तो सारस बिना जुंग के हाथ पकड़े ही नाव पे से उतर जाती है और सबको कहती है कि मैं आप लोगों के साथ अब और नहीं घूम सकती। जिस पर जुंग सारस को बोलता है, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन सारस जुंग के सवाल का एक भी जवाब नहीं देती है और यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे नाव चलाने वाली एक लड़की आकर जुंग को कहती है, सर वो लड़की ये चायपत्ती का डब्बा नाव पर ही भूल गई। ये सुनते ही जुंग तुरंत उस चायपत्ती का डब्बे लेकर सारस के पीछे आता है और सारस के सामने आकर कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और यहाँ तक कि मेरे तोहफे भी नाव पर ही छोड़कर आ गई। क्या तुम कभी किसी लड़के से बात नहीं करती? जिस पर सारस कहती है, किसी लड़के से बात करना एक विधवा को शोभा नहीं देता है। ये बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है तो उसके पीछे उसकी सर्वेंट जिसका नाम मयूरी होता है वो भी जा ही रही होती है, लेकिन जुंग उसे रोक लेता है और कहता है, मेरा ये तोहफा अपने मैडम को दे देना। ये दोनों घर जा ही रही होती है कि तभी घर के अंदर से सारस के मरे हुए हस्बैंड का भाई आता है और जुंग को अपने घर के आसपास मंडराते देखकर जुंग को कहता है, तुम कौन हो और मेरे घर की तरफ क्यों देख रहे हो? जिस पर जुंग बोलता है, मैं एक आदमी हूँ और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। तभी अगले दिन सीमो के घर एक लड़की आती है जिसका नाम गो होता है और ये काफी खूबसूरत भी होती है। तभी जमींदार जुंग का नजर अब गो पे पड़ जाता है। इधर रात में सारस सारे गरीब बच्चों को बुक बांट रही होती है और वही लाइन में जुंग भी खड़ा होता है। जुंग सारस का पागलों की तरह पीछा कर रहा होता है, फिर भी सारस जुंग से बात नहीं करती है और उसे भी एक बुक देती है। तो जुंग उस बुक को लेकर यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक आदमी जुंग को देखकर कहता है, आप तो पास के गांव के जमींदार जुंग है ना, आज आपकी वजह से हम बस्ती वालों की चूल्हा जलता है। जिस पर जुंग उस आदमी को कहता है, थोड़ा धीरे बोलो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा इस बात को जाने। लेकिन सारस सारी बातें को सुन रही होती है और अगले दिन सीमो के सामने गो बैठ के पढ़ाई कर रही होती
है कि तभी घर के बाहर कोई आता है। तो सिमो गो को जाकर उस आदमी को कुछ देने को कहती है। तो गो भी जल्दी से बाहर आकर उस आदमी को एक बुक देने आती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सारस का ही ब्रदर इन लॉ होता है। इसका नाम हान होता है और ये जो ही गो को देखता है तो उसे पहली नजर में ही गो से प्यार हो जाता है और गो भी जो ही हान को देखती है तो उसे भी हान से प्यार हो जाता है। लेकिन गो शर्म के मारे घर के अंदर चली जाती है। फिर भी हान घर के अंदर झांक कर बार बार गो को देखने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी पीछे से जुंग आ जाता है। तो हान जुंग को देखते ही यहाँ से जाने लगता है। हान को तो पता भी नहीं होता है कि वो जिस लड़की से प्यार कर बैठा है उस पर पहले से ही नजर जुंग का है। इधर रात में मयूरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है कि तभी वहाँ पे जुंग आ जाता है, जिसे देखते ही मयूरी तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को रजाई के अंदर से बाहर निकलने को कहती है। लेकिन मयूरी को ये सब करते देखकर जुंग कहता है एक दासी को ये सब करना शोभा नहीं देता। तभी मयूरी का बॉयफ्रेंड जुंग के डर से तुरंत वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जुंग मयूरी के पास आकर बैठ जाता है और मयूरी को कहता है पूरे कपड़े उतार कर मेरे सामने लेट जाओ। तो मयूरी भी जुंग के डर से उसके सामने लेट जाती है। तभी जुंग मयूरी को इस तरह देखकर कहता है मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरी दासियां भी इतनी खूबसूरत है। जुंग मयूरी के साथ भी इंटीमेट होता है। अगले दिन सारस एक लाइब्रेरी में बुक पढ़ने आती है, जिसके साथ मयूरी भी होती है क्योंकि मयूरी सारस का ही सर्वेंट होती है कि तभी जुंग को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। और सारस जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे मयूरी की जगह जुंग खड़ा होता है। सारस तभी जुंग को देखते ही यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जुंग जल्दी से आकर सारस का रास्ता रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियाँ आई है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विधवा हो या नहीं हो। जिस पे सारस कहती है पर मुझे फर्क पड़ता है, आज के बाद मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जुंग सारस का पीछा कर रहा होता है। सारस जहाँ जहाँ जा रही होती है जुंग उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी सारस जुंग से बचने के लिए जल्दी से एक गली में भागकर आ जाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ लड़के छुपे होते हैं और सारस को देखते ही सभी वहाँ पे आ जाता है और सारस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे जुंग आ जाता है और सबको बुरी तरह से मार मार के यहाँ से भगा देता है और सारस से कहता है तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? अगर अभी कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। तभी सारस भी जुंग के साथ जाने लगती है, लेकिन दोनों को साथ जाते हुए कोई पीछे से देख रहा होता है। इधर जुंग सारस को घर लेके जा रहा होता है और जुंग से कहता है आज लाइब्रेरी में जो भी मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इस पर सारस कहती है कोई बात नहीं, आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। उसी दिन से दोनों के बीच चिट्ठी भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन जुंग अभी भी लड़कियों को अपने हरम में बुलाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अगले दिन जुंग जब प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे सिमो आकर जुंग को कहती है लगता है कि तुम्हारा कोई प्लान सारस पे काम नहीं कर रहा है। जिस पर जुंग कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सारस को सच में पसंद करने लगा हूँ। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है, तुम उससे इतना क्यों डरती हो? जिस पर सिमो कहती है उसका सीधापन ही हम जैसी औरतों के लिए खतरनाक है। इधर और एक लव स्टोरी शुरू हो जाता है। हान डायरेक्ट जाके सिमो को कह देता है कि मैं आपकी फैमिली में से किसी एक लड़की को पसंद करता हूँ। ये सुनते ही सिमो हान को कहती है अगर ये बात सच है तो जाके उस लड़की के सामने अपना प्यार का इजहार करो, कहीं देर ना हो जाए। तभी हान और गो के बीच भी चिट्ठी भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन सिमो चुपचाप दोनों का लेटर पढ़ लिया करती है क्योंकि सिमो हान को पसंद करती थी। तभी उसी रात हान दीवार को कूद कर गो से मिलने के लिए घर के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उधर से जुंग भी ठीक उसी तरह घर से बाहर आ रहा होता है और हान को देखते ही कहता है लगता है तुम अपनी प्रेमिका से मिलने आए हो। मैं भी अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ। जुंग वहीं से नीचे कूद जाता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हान भी घर के अंदर आता है और गो को ढूंढने लगता है और गो भी वहीं बैठकर हान का आने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी हान के आते ही वो भी बाहर निकल जाती है और हान के सामने जो ही आती है कि तभी हान गो का हाथ पकड़ लेता है। इधर सारस सो रही होती है कि तभी उसके रूम में कोई आता है तो उसकी पाँव के आहट को सुनकर सारस जग जाती है तो देखती है जुंग वहाँ आके खड़ा होता है, जिसकी वजह से सारस काफी डर जाती है। तो जुंग कहता है डरो मत, मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहता था, मुझे गलत मत समझना।
जिसपे सारस कहती है तो मैं क्या समझूं, मैं एक विधवा हूँ और समाज हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तभी जुंग बोलता है मुझे समाज की फिक्र नहीं है और अब मुझे तुम्हें अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और इधर हान गु का उतने देर से हाथ ही पकड़ा होता है और कुछ और करने वाला ही होता है कि तभी उधर से किसी का आने का आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये दोनों छुपने के लिए वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी उधर से सिमो का आने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये दोनों तुरंत वहाँ से भागकर कहीं छिप जाता है। सिमो आज काफी जल्दी ही उठ गई होती है और घूमने के लिए जा रही होती है क्योंकि सिमो को पता था कि आज हान उस लड़की से मिलने वाला है। इसीलिए सिमो हान और उस लड़की को ढूंढ रही होती है क्योंकि सिमो हान को पसंद करती है। सिमो किसी तरह वो दोनों को ढूंढ लेती है तो देखती है हान के साथ वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गो होती है। तो सिमो किसी तरह गो को डरा धमका कर घर के अंदर भेज देती है और हान को अपने पालकी के अंदर ही छुपने को कहती है। हान सिमो का इरादे समझ नहीं पाता है, वो जल्दी से पालकी के अंदर जाके बैठ जाता है, जिसके बाद सिमो भी पालकी के अंदर आ जाती है और अपने सैनिकों को पूर्व दिशा की ओर चलने को कहती है। जब सारे सैनिक पालकी को एक सुनसान जगह पे लेके आ जाता है तो सिमो अपने सारे सैनिकों को यहाँ से 1 घंटे के लिए कहीं दूर जाने को कहती है। तो सारे सैनिक यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सिमो हान को अपने साथ इंटीमेट होने को कहती है, लेकिन हान मना कर देता है। तो सिमो हान को बताती है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो लड़की मेरे हस्बैंड की रखेल बनने आई है। वो किसी तरह हान को अपने जाल में फंसा लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाता है। सिमो जब यहाँ से घर आती है तो गो को काफी डांटती है और कहती है तुम भूल गई क्या, तुम यहाँ मेरे हस्बैंड की रखेल बनने आई हो, किसी लड़के के साथ इश्क लड़ाने नहीं। इधर जुंग अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है कि तभी वो गो को देखता है, वो काफी अपसेट होके वहाँ बैठी होती है। तो जुंग उसके पास आ जाता है और गो को कहता है कि तुम यहाँ मेरे भाई की रखेल बनने के लिए आई हो ना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये जबरदस्ती हो रहा है। हमें ये सदियों से चले आ रहे प्रथा को समाज से मिटा देना चाहिए। ये सुनते ही गो काफी खुश हो जाती है। गो को लगने लगता है कि कोई तो है जो उसका दर्द समझ सकता है। तभी जुंग गो को कहता है कि तुम रात को मेरे रूम में आना और हम दोनों वहाँ एक साथ बैठकर मंत्री को एक लेटर लिखेंगे और इस प्रथा को समाप्त करने को कहेंगे। तो गो भी जुंग की बातें मान जाती है और रात को जुंग के रूम में आ जाती है। तभी जुंग गो को इस तरह अपनी बातों में फंसाता है कि जुंग की हर एक बात गो को सच लगने लगती है। तभी अचानक से जुंग गो के कपड़े को हटाने लगता है। ये देखकर गो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और जुंग को ऐसा करने से रोकने लगती है, जिस पर जुंग कहता है तुम सिर्फ लिखने पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जुंग फिर से गो के बॉडी को गलत तरीके से छूने लगता है, जिसकी वजह से गो को काफी दर्द हो रहा होता है। तभी गो जुंग को कहती है अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं यहाँ चिल्लाऊंगी, जिस पर जुंग कहता है तो चिल्लाओ ना, पर ये याद रखो जब कोई लड़की किसी मर्द के रूम में आधी रात को आती है तो लोग मर्द को नहीं बल्कि लड़की को ही गलत समझते हैं। अब तो गो के पास कोई रास्ता नहीं होता है, जिसके बाद जुंग गो के साथ भी जबरदस्ती उसके साथ फिजिकल होता है और जिस तरह से जुंग गो के साथ रात को होता है ठीक वैसा ही एक चित्र भी बनाता है। इधर गो सिमो के सामने पढ़ाई करने के बजाय उसे काफी नींद आ रही होती है कि तभी सिमो गो को ऐसे बैठे देखकर उसे कहती है आज तुम इतना असहज होकर क्यों बैठी हो, जिस पर गो कहती है कि आज मुझे थोड़ा पेट में दर्द है इसीलिए मैं अब और पढ़ाई नहीं कर सकती। ये सुनकर सिमो समझ जाती है। वो तुरंत दरवाजे को बंद करके गो से पूछती है बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो गो उसे सारी बातें बता देती है। तभी सिमो गो की बातें सुनने के बाद गो को कहती है अगर तुम ये सब जारी रखना चाहती हो तो रख सकती हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक औरत के पास 1 से 2 प्रेमी होते हैं। ये सुनकर गो एकदम से खुश हो जाती है और इधर गेट के पास हान आकर जुंग को कहता है क्या आप ये मेरा लेटर गो को दे देंगे, जिस पर जुंग कहता है हाँ बिल्कुल। लेकिन हान को तो पता ही नहीं होता है कि वो जिसे लेटर दे रहा है उसकी गर्लफ्रेंड खुद रोज रात की इसकी बाहों में होती है और आज रात भी दोनों इंटीमेट हो ही रहा होता है। जिसके बाद जुंग गो को बताता है कि पहले तुम्हारी माँ के साथ भी मैंने कई रात गुजारा है। ये सुनकर गो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। इधर सारस मयूरी के साथ मिलकर अपने घर से काफी दूर आके रहने लगती है ताकि जुंग उसे कभी ढूंढ ना सके। फिर भी जुंग किसी तरह सारस का पता लगा ही लेता है और कई किलोमीटर चलकर सारस के पास आ जाता है और सारस को कहता है मैं तुम्हें यहाँ अपमान करने के लिए नहीं आया
आया हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें एक झलक देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर जा रहा हूँ। आज रात मैं यहीं पास के एक मंदिर में रुकूंगा और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये बोलकर जुंग यहाँ से चला जाता है, लेकिन जुंग के जाने की बात को सुनकर सारस काफी रोती है। इधर जुंग उसी मंदिर में बैठकर सारस का आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जुंग सारस से झूठ बोला होता है कि मैं कोरिया छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन सारस तो जुंग की बात को सच समझ लेती है और जुंग से मिलने उसी मंदिर में आ जाती है। तभी सारस को देखते ही जुंग जल्दी से उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। जुंग की ऐसी हरकतें को देखकर सारस एकदम से शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। सारस को रोते देखकर जुंग एकदम से अपसेट हो जाता है और अपने सर्वेंट को बुलाकर जुंग को उसके घर ले जाने को कहता है। अब सारस को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जुंग भी उसे पसंद करता है, क्योंकि सारस भी जुंग को चाहने लगी थी। जिसके बाद सारस हमेशा के लिए जुंग के पास आ जाती है, तो जुंग भी सारस के साथ वैसा ही करता है जैसे वो हर लड़की के साथ किया करता था। जुंग सारस को हर जगह चूमने लगता है और फिर उसके साथ भी फिजिकल होता है। लेकिन इस बार जुंग को काफी कुछ अलग ही अनुभव हो रहा होता है। वो सारस को लेकर समुद्र के किनारे कुछ टाइम स्पेंड करने आ जाता है और सारस से पूछता है, तुम्हारी और कोई ख्वाहिश है? जिस पर सारस कहती है, हाँ, मैं चाइना की बीजिंग जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही जुंग सारस को हक कर लेता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ में चाइना चलेंगे और हमेशा के लिए वहीं पे रहेंगे। लेकिन इधर सीमो ये बात को पूरे गांव में फैला देती है कि सारस जमींदार जुंग के साथ सो चुकी है। अब ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे सारस की काफी बदनामी होती है। और ये बात जैसे ही जुंग को पता चलता है कि उसकी बहन सीमो सारस को बदनाम कर रही है, तो वो आधी रात को ही सीमो के घर आ जाता है। तो देखता है सीमो उसी लड़के हान के साथ काफी बुरी कंडीशन में होती है। ये देखकर जुंग तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो सुबह में फिर से सीमो के घर आता है और सीमो से कहता है, तुम सारस को क्यों बदनाम कर रही हो? तो सीमो बोलती है, तुम उस विधवा लड़की की पक्ष क्यों ले रहे हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? जिस पर जुंग कहता है, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर आज के बाद तुम उसे बदनाम करने की कोशिश करोगी तो मैं भी सबको ये बता दूंगा कि तुम भी कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी हो। इधर काफी बदनामी होने की वजह से सारस डिसाइड करती है कि वो अब हमेशा के लिए चाइना चली जाएगी। इसीलिए वो जुंग के घर आती है और जुंग को कहती है, क्या तुम मेरे साथ चाइना नहीं चलोगे? जल्दी से तैयार हो जाओ। यहाँ जुंग के साथ सुख भी बैठी होती है और सारस की बातें को सुनकर हंसने लगती है। ये देखकर जुंग को तो काफी गुस्सा आता है। वो इशारों से सुख को घर के अंदर जाने को कहती है तो सुख चली जाती है। लेकिन अब जुंग को किसी लड़के के साथ ऐसे बैठे देखकर सारस जुंग से पूछती है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या वो सारी बातें झूठ थी जो तुमने मुझे कहा था? जिस पर जुंग कहता है, हाँ, और इसीलिए तुम अब अकेले ही चाइना जाओगी और वहाँ से कभी दोबारा लौट के मत आना। ये बोलते समय जुंग मन ही मन काफी रो रहा होता है, क्योंकि जुंग तो किसी तरह सारस को बचाना चाह रहा होता है। लेकिन सारस ये समझ नहीं पाती है। सारस को लगता है कि जुंग ने उसे धोखा दिया। वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। इधर सीमो जुंग और सारस दोनों को और बदनाम करने के लिए गु के नाम से हान को एक पत्र लिखती है और बताती है कि जुंग ने मेरे साथ रिफ किया और अब वो किसी सारस नाम की लड़की के साथ मजे कर रहा है। हान को लगता है कि ये सारी बातें गु ने लिखा है। इस लेटर को पढ़कर हान काफी रोने लगता है। तभी हान लेटर को उसी प्रांत के एक मंत्री को दे देता है। जब वो मंत्री उस लेटर को पढ़ता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इधर जुंग सारस का एक तस्वीर बनाकर अपने सर्वेंट के हाथों सारस के पास भेज देता है। लेकिन सारस अब जुंग के कोई भी सामान लेने से मना कर देती है और वो जा ही रही होती है कि तभी वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इधर जुंग के घर में काफी बड़ा नाच गाना का प्रोग्राम चल रहा होता है, लेकिन जुंग इस प्रोग्राम में जाने से मना कर देता है। तभी थोड़ी देर के बाद वो मंत्री जुंग को मारने के लिए उसके घर में आकर छुप जाता है और तलवार निकाल कर जुंग को मारने वाला ही होता है। तभी वो देखता है कि जुंग वहाँ से गायब हो चुका है और पीछे से आकर उसी मंत्री को उठाकर बाहर फेंक देता है और उस मंत्री को बोलता है, तुम्हें और ज्यादा सीख के आना चाहिए था। जिस पर वो मंत्री जुंग को कहता है, कमीने, तुमने मेरी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसे छोड़ दिया। जिस पर जुंग कहता है, वो मेरा निजी मामला है, वैसे भी मुझे अभी तुम्हारे भाभी से ही मिलने जाना है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ये बोलकर जुंग घर के अंदर जा ही रहा होता है कि
कि तभी वो मंत्री एक खंजर निकाल कर जुंग के पीठ पर ही दे मारता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अब जुंग अंतिम सांस ले रहा होता है, फिर भी वो सारस से मिलने उसके घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उधर से उसका एक सर्वेंट आ जाता है और जुंग को देखते ही जल्दी से जुंग के पास आकर उसे संभालता है। तो जुंग अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे सारस के पास जाना है, मुझे वहाँ ले चलो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही जुंग का सर्वेंट जुंग को सारस के पास लेके जा ही रहा होता है, लेकिन जुंग के शरीर से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है, जिसकी वजह से जुंग की मौत वहीं पे हो जाता है। तभी उसी वक्त वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ की बारिश होने लगती है। इधर सारस जुंग का वो लेटर पढ़ ही रही होती है कि तभी उधर से मयूरी आकर सारस को बताती है कि अभी अभी जुंग का मौत हो गया है। ये सुनते ही सारस काफी ज्यादा रोने लगती है। अब सारस भी उसी नदी के किनारे आ जाती है जहाँ पे जुंग का मौत हुआ होता है, लेकिन ज्यादा बर्फ बारिश होने के कारण जुंग का डेड बॉडी वहीं पे बर्फ में ही दब जाता है। तो जुंग भी बर्फ में उतर जाती है और समुद्र की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से सारस भी बर्फ के अंदर चली जाती है। ये वही जगह होता है जहाँ पे जुंग का भी डेड बॉडी होता है, जिसकी वजह से मरने के बाद भी दोनों एक ही साथ होता है। इधर जुंग का वही सर्वेंट वो सारे तस्वीरों को निकाल लेता है जो जुंग अपने हाथों से बनाया करता था। वो सारे चित्र का बुक बनवाकर पूरे मार्केट में फैला देता है, जिसकी वजह से पूरे कोरिया में हाहाकार मच जाता है। वो सारे न्यूड पिक्चर को देखकर सभी जुंग की बहन सीमो को भी मारना चाहता है, लेकिन सीमो पहले ही वहाँ से भाग चुकी होती है और एक पानी की जहाज पर बैठकर दूसरे देश जा रही होती है, जहाँ पे उसके साथ गोभी होती है। तभी सीमो वही फूल निकालती है जो उस दिन जुंग उसे दिया था। सीमो अपनी गलती पे काफी ज्यादा रोती है और सोचती है मेरी एक गलती के कारण मेरी पूरी फैमिली ही तबाह हो गई। और ये लव स्टोरी यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।